हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने अपने जो टोपोलॉजीज थी नेटवर्क की उनको डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिगार्डिंग किसके, अगर हमें आइडेंटिफाई करना है नोड्स को कहाँ पे हमारे नेटवर्क्स में। तो उनको अगर हमें आइडेंटिफाई करना होगा तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा। सबसे पहले एक चीज़ है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो हमारे नोड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि एनी डिवाइस जो क्या कर रहा है बेसिकली, जो कहाँ पे कनेक्टेड है, किसी ना किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। एनी डिवाइस कनेक्टेड इन अ नेटवर्क, इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, इसको हम बोलते हैं नोड। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको आपने नोट करके लिख लेना है कि कोई भी डिवाइस है जो हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि जैसे यहाँ पे ईच नोड इन अ नेटवर्क शुड बी यूनिकली आइडेंटिफाई सो दैट द नेटवर्क डिवाइस कैन आइडेंटिफाई द सेंडर एंड द रिसीवर। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे नोड या फिर कंप्यूटर है वो सारे क्या होने चाहिए, यूनिकली आइडेंटिफाई होने चाहिए। जैसे सपोज कर लेते हैं हम रोल नंबर असाइन करते हैं किसी भी क्लास में स्टूडेंट को, तो जो उसका रोल नंबर होता है वो क्या होता है, उसका यूनिक नंबर होता है। तो वैसे भी जितने, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे डिवाइसेस होते हैं, वो हर एक डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिकली कि ये डिवाइस यहाँ पे लगा है या ये डिवाइस का नंबर ये है या इसका नाम ये है, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए या फिर उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या देते हैं, उनको यूनिक नंबर देते हैं। तो उसी यूनिक नंबर को हम क्या बेसिकली ट्रीट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस या फिर हम बोलते हैं उसको फिजिकल एड्रेस। तो हम उसी चीज़ को हम पढ़ेंगे कि जब भी हम किसी नेटवर्क में किसी डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रास्ता हमें, किस रास्ते से हमें कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है ताकि करेक्ट जो यूज़र है या फिर करेक्ट नोड है या फिर करेक्ट कंप्यूटर है उसके पास वो क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। सपोज कर लेते हैं कोई एक फ्रेंड है, सपोज कर लेते हैं एक कोई एक फ्रेंड है अमन करके या फिर ए करके एक फ्रेंड है। इसने क्या कि एक मैसेज भेजा, ठीक है, वो मैसेज चला गया। हमने पहले नेटवर्क के डिवाइस पढ़े थे, हब और स्विच। तो सपोज कर लेते हैं वो क्या कर रहा है, उसने किसी एक्स वाई जेड जो डिवाइस, चाहे वो स्विच है चाहे हब है, इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन भेजी। और ये इन्फॉर्मेशन इसने क्या कर दी, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन भेज दी और उसने बोला कि ये इन्फॉर्मेशन क्या होगा, बेसिकली किसी एक डिवाइस के ऊपर चला जाए। तो यहाँ पे बी डिवाइस आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया और मेरा एफ आ गया। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे सपोज कर लेते हैं जब ए ने कोई मैसेज भेजा, सपोज कर लेते हैं ए ने कोई मैसेज भेज दिया और ए मैसेज किसके पास चला गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि इसको आपको किसको भेजना है, बी को भेजना है, सी को भेजना है, डी को भेजना है, ई को भेजना है या फिर एफ को। तो ये मैसेज बी के पास भी चला जाएगा, सी के पास भी चला जाएगा, डी के पास भी, ई के पास भी और एफ के पास भी। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ब्रॉडकास्ट हो रहा है कि जो भी एक मैसेज था वो सभी को चला गया, पर मैसेज किसी एक के काम का था पर वो सभी को चला गया। तो जिसके काम का था उसने उसको रखा और बाकी सब ने क्या कर दिया, उसको डिस्कार्ड कर दिया। ओके। तो अगर यही चीज़ हम मुझे आइडेंटिफाई करवानी थी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, हम बेसिकली मैक एड्रेस के बारे में पढ़ते हैं। कंसेप्ट सेम रहता है कि कोई इन्फॉर्मेशन गई है किसी डिवाइस की हेल्प से, और अगर उसको आगे किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर भेजना है मैसेज को, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली यूज़ करते हैं एक एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस का यूज़ करते हैं। उस परमानेंट एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस बोलते हैं। सपोज कर लेते हैं ए ने मैसेज भेजना था सी को, तो ये क्या करेगा, ए ने भेज दिया हाय और उसके आगे कर दिया मेंशन सी, कि ये हाय किसको जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सी को जाएगा। तो जब, अब ये सी कैसे लगता है पता, किसी डिवाइस को, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, बीच में एक नेटवर्क डिवाइस यूज़ किया है। जैसे मान लेते हैं हमने स्विच का यूज किया है, ठीक है। तो स्विच कैसे देखता है उसको, स्विच देखेगा अच्छा हाय तो आपका मैसेज आ गया जो आपने भेजना है, पर आपने किसको भेजना है, क्योंकि स्विच के साथ कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है, बी भी कनेक्ट है, सी भी कनेक्ट है, डी भी है और ई भी कनेक्ट है। तो इसको अगर सी को मैसेज भेजना है पर्टिकुलर, तो वो देखेगा अच्छा आपने सी को मेंशन किया है कि इसी एड्रेस पे वो मैसेज आएगा, तो वो क्या करेगा, आपके मैसेज को सिर्फ सी वाले के पास भेज देगा, बाकी किसी के पास नहीं भेजेगा। ओके। तो ऐसे करके जो है मैक एड्रेस यूजफुल होता है जब भी हमें किसी लोकल एरिया नेटवर्क में हमें कोई एक कंप्यूटर के ऊपर, सिर्फ उसी कंप्यूटर के ऊपर, किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपने क्या लिखने हैं मैक एड्रेस के बारे में, कि ये क्या होता है, ये आपका एक परमानेंट एड्रेस होता है। जो हम आपका मैक एड्रेस होता है, इसके बारे में आपने दो तीन पॉइंट्स लिखने हैं। इट इज अ परमानेंट एड्रेस, ये क्या होता है आपके पास, परमानेंट एड्रेस होता है, या फिर इसी को ही की जगह क्या लिखा गया होता है, फिजिकल एड्रेस।
ये क्या होता है, परमानेंट एड्रेस, और इसी को फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। और तीसरा इसका नाम क्या आ जाता है आपके पास, मैक एड्रेस। ठीक है, तो तीन इसके नाम आ गए। सेकंड इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके पास परमानेंट एड्रेस होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये आपकी जो भी कंपनी है, जिस कंपनी ने इसको बनाया था, ठीक है, जिस कंपनी ने आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनाया था, जिसको हम एनआईसी बोलते हैं, इसको लिख लेना आप पूरा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जो भी आपकी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की कंपनी होगी, एक्सपायर सपोज कर लेते हैं आपका किसी सैमसंग ने बनाया है, तो उस कंपनी ने उसको एक यूनिक नंबर दिया होगा। अगर उसको एप्पल ने बनाया है तो एप्पल ने उसको यूनिक नंबर दिया होगा। सपोज कर लेते हैं उसको कोई और कंपनी है, इंटेल है ना, तो अगर उसने बनाया होगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस जो क्या करता है, बेसिकली नेटवर्क के साथ डील करने का काम करता है, या फिर अगर मुझे किसी नेटवर्क को आइडेंटिफाई या फिर किसी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करना है मेरे नेटवर्क के ऊपर, तो उसके लिए हम किस परमानेंट एड्रेस का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। तो एनआईसी कार्ड बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर क्या होता है आपके पास, इसके ऊपर आपका मैक एड्रेस होता है। और मैक एड्रेस कौन देता है, जो भी मैन्युफैक्चरर होता है। ठीक है, जैसे जिसने इस चीज को बनाया है वो क्या होता है, ठीक है, इसको आप पूरा कर लेना, मैन्युफैक्चरर जिसने इसको बनाया होता है स्टार्टिंग में, वही क्या करता है, उसके अंदर एक एड्रेस लिखता है परमानेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस बोलते हैं। अब यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जैसे यहाँ पे लिखी है एनसीईआरटी में, जो आपको मैक एड्रेस होता है, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बताई थी, इसको हम क्या बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। और मैक एड्रेस क्या होता है, वही फिजिकल एड्रेस, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं समटाइम, हार्डवेयर एड्रेस एड्रेस, या फिर इसको तीसरा नाम क्या आता है इसका, परमानेंट एड्रेस। तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपने। एक बार पूछ लिया जाता है कि हार्डवेयर एड्रेस क्या होता है आपके एक कंप्यूटर का, या फिर जो आपके पास परमानेंट एड्रेस क्या होता है आपके कंप्यूटर का, तो वो सारे की सारी किसकी बात कर रहे होते हैं, मैक एड्रेस की बात कर रहे होते हैं। और मैक एड्रेस क्या होता है, यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विद द नेटवर्क अडेप्टर। ठीक है, वही चीज जो आपके नेटवर्क अडेप्टर के आपके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो जो आपके पास एनआईसी का एक यूनिक नंबर हमने वैल्यू दी होती है एनआईसी कार्ड के ऊपर, जिसी को हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस बोलते हैं। कि एनआईसी के ऊपर हमने एक एड्रेस मेंशन कर दिया, परमानेंट एड्रेस, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस बोलते हैं, एसोसिएटेड विद द नेटवर्क कॉल्ड एनआईसी। ये यहाँ पे वही लिखा है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और मैक एड्रेस एनग्रेव्ड ऑन एनआईसी एट अ टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मतलब बेसिकली वही बोलने का मतलब जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे, कि मैक एड्रेस कहाँ होता है, जब कंपनी ने एक अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनाया, उसी टाइम पे उन्होंने क्या डाल दिया, उसके अंदर मैक एड्रेस डाल दिया, तो इसको हम तभी क्या बोलते हैं, परमानेंट एड्रेस बोलते हैं। और ये चेंज नहीं होता है किसी भी सर्कमस्टांसिस के अंदर। तो इसकी क्या बेसिक एक कंडीशन है। उसके बाद नेक्स्ट जैसे दे रखा है कि जो हमारे पास मशीन होती है, बेसिकली जो एनआईसी जिसके साथ अटैच होता है, वो क्या होता है बेसिकली उसको हम फिजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके मैक एड्रेस के साथ। अब इसके बोलने का मतलब क्या है, जैसे आप कोई कंप्यूटर परचेज करते हैं, सपोज कर लेते हैं आपने एक कंप्यूटर परचेज किया। ठीक है, जब आपने कंप्यूटर परचेज किया, बेसिकली वहां पे क्या होता है, जैसे आपका ये आ गया सीपीयू। अब सीपीयू में एक क्या होता है, एक अलग से सेक्शन लगा होता है यहाँ पे, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, एक एक्सटर्नल वायर अटैच करते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, RJ45। RJ45 कनेक्टर आप ऐड करते हो यहाँ पे। और जो ये वाला पोर्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैन पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये लैन पोर्ट है, अब ये सीपीयू के साथ जो अंदर कनेक्टेड होता है, ये मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में एक बताया था कि हमारे पास क्या होता है, कि एनआईसी कार्ड होता है। तो इसी पूरे के पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं, एनआईसी कार्ड बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर ही क्या होता है, बेसिकली आपका एक एड्रेस होता है, जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। और ये अगर मान लेते हैं आप, एक कंप्यूटर है, चाहे 50 कंप्यूटर है, चाहे लाख, चाहे हजार, चाहे करोड़, जितने भी कंप्यूटर है, उनमें इस कंप्यूटर का अपना एक यूनिक नंबर होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि रोल नंबर क्या है उसका, यूनिक नंबर है। जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कॉलेज में हमें क्या होता है, एक यूनिक नंबर दिया जाता है। सपोज कर लेते हैं आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, XYZ कॉलेज, और उसका रोल नंबर या ऐसे करके स्टार्ट हुआ, तो ये एक ऐसा यूनिक नंबर होगा जो सिर्फ आपके लिए ही होगा। चाहे आपके पहले कोई बच्चा आया होगा, चाहे आपके बाद कोई बच्चा आएगा, ये नंबर सिर्फ किसके लिए रहेगा, आपके लिए ही रहेगा। ओके, तो ऐसे ही करके क्या होता है, आपका भी एक जो कंप्यूटर होता है, उसका भी एक यूनिक नंबर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस बोलते हैं। अब मैक एड्रेस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट, जब आपका मैक एड्रेस होता है, ये 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है। ओके, 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है, और ये मैंने बताया था कि कितने बिट का होता है, 48 बिट लेंथ का होता है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 12 डिजिट का होता है डेसिमल नंबर जो हमारा मैक एड्रेस होता है। दूसरा इसमें कितने बिट्स यूज किए जाते हैं, 48 बिट्स हम यूज करते हैं। इसमें जो हमारे स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 6 डिजिट होते हैं या फिर 24 बिट्स होते हैं, ये क्या होती है बेसिकली मैन्युफैक्चरर की आईडी होती है। और जो जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, जिसको OUI बोलते हैं, जो यहाँ पे दे रखा है नीचे एग्जाम्पल में। और लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं, लास्ट के 24 बिट जो होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, सीरियल नंबर होते हैं जो उस कार्ड को दिए गए होते हैं कंपनी के द्वारा। तो इसका मतलब जो आपका मैक एड्रेस है वो कैसे दिखेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो आपके स्टार्टिंग के 6 जो एक तरीके से डिजिट्स हैं, ठीक है, जो आपके ये स्टार्टिंग के 6 डिजिट आपको दिख रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, OUI। इसका मतलब क्या है, सपोज कर लेते हैं इसको अगर सैमसंग ने बनाया है, ठीक है, तो सैमसंग का अपना एक यूनिक नंबर होगा, जो मान लेते हैं ये वाला नंबर था, कि जब भी कोई सैमसंग अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनाएगा तो वो उसके स्टार्टिंग में हमेशा ऐसे करके लिखा होगा, FC F8AE। मान लेते हैं कल को कोई और कंपनी आ गई, इंटेल आ गई, इंटेल ने अपना बनाया होगा, तो इंटेल का सपोज कर लेते हैं ABXZ12। तो अगर कोई हमारा मैक एड्रेस इससे स्टार्ट हो रहा होगा तो हम समझ जाएंगे ये इंटेल ने बनाया है। ओके, तो मतलब जो भी XYZ कंपनी किसी चीज को बनाती है, तो जो स्टार्टिंग के उसके 6 जो डिजिट्स होते हैं, वो किस चीज को बताते हैं, उस कंपनी का नाम, या फिर वो जो प्रोडक्ट है वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और जो लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं, ये होते हैं उसके सीरियल नंबर। ठीक है, तो इसको अगर आपको इजी समझना है तो आप ऐसे समझ लेते हैं। सपोज कर लेते हैं किसी कॉलेज का नाम है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कोई कॉलेज है हमारा, उसका नाम है हमारे पास महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज। सपोज कर लेते हैं कि महात्मा गांधी के नाम का एक गवर्नमेंट कॉलेज चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे कोई बच्चे एनरोल होते हैं या फिर कोई बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको एक नंबर दिया जाता है, यूनिक नंबर। तो वो कैसे स्टार्ट होता है, MGGC, मतलब महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज। ये तो क्या, ये चीज, ये जो स्टार्टिंग की जो चीज है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है हमें क्या है, कि ये हमारे पास क्या है, कि ये किस कॉलेज से बच्चा बिलोंग करता है। कॉलेज फ्रॉम कैंडिडेट बिलोंग, कि ये बच्चा कौन से कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा है। और उसके बाद क्या होता है, उसको एक अलग से रोल नंबर दिया जाता है। सपोज कर लेता है उसका रोल नंबर आ गया 2121001, ऐसे करके उसका रोल नंबर आ गया। मतलब इससे आपको क्या लग रहा है पता, कि सर जो स्टार्टिंग के जो 6 डिजिट्स हैं, या फिर यहाँ पे तो मैंने 4 लिए हैं, तो एज कंपेयर टू हम मैक एड्रेस करते हैं, कि जो स्टार्टिंग के 6 डिजिट हैं वो बता रहे हैं कि वो एक्चुअल में कैंडिडेट है, या फिर जो वो एक्चुअल में प्रोडक्ट है, क्योंकि हम एज अ कैंडिडेट को प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं। तो वैसे समझ लो आप कि जो एक्चुअल में वो कैंडिडेट है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा था, वो इस MGGC का कैंडिडेट था। और उसके आगे का क्या है, वो उसका अपना रोल नंबर है, जो वो पूरे के पूरे अपना, जब तक उसकी कॉलेज लाइफ है तब तक वो क्या करेगा, इससे उसको अपने आप को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाएगा। तो वही चीज ऊपर दे रखी थी। मैक एड्रेस में क्या होता है कि स्टार्टिंग के जो 6 डिजिट्स होते हैं वो बताते हैं कि वो किस कंपनी का बिलोंग करता है, और लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं वो उसका अपना यूनिक सीरियल नंबर होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं पहला बच्चा ये था, और दूसरा बच्चा आएगा तो उसका क्या रहेगा, बाकी चीजें तो सेम रहेंगी। तो लास्ट में कितना हो जाएगा उसके पास, उसका रोल नंबर क्या हो जाएगा, 2121002। ओके, ऐसे करके क्या होता है, हमारा मैक एड्रेस भी वर्क करता है। तो मैंने आपको एज अ एग्जाम्पल भी समझा दिया, और एज अ वैसे भी समझा दी कि क्या होता है मैक एड्रेस हमारा। फिर हाँ, दूसरा आता है, एक तो हमारे पास मैक एड्रेस आता है, दूसरा हमारे पास क्या चीज़ आती है, हमारे पास IP एड्रेस। ठीक है, सेकंड हमारा टॉपिक आ गया IP एड्रेस। अब IP एड्रेस क्या होता है, ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। IP का नाम होता है, I से इंटरनेट, P से प्रोटोकॉल, और A तो एड्रेस तो आता है, IP एड्रेस। ये क्या होता है, ये भी एक यूनिक एड्रेस होता है, जो हम कहाँ यूज करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं ईच नोड इन अ नेटवर्क। ठीक है, हर एक नोड को अगर हमें किसी नेटवर्क में आइडेंटिफाई करना है, तब हम इसका यूज करते हैं। The IP addresses are assigned to each node in a network that uses the Internet Protocol for communication। ये बेसिकली यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं बेसिकली एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, जैसे सपोज कर लेते हैं कि एक कंप्यूटर क्या कर रहा है, बेसिकली कम्युनिकेट कर रहा है हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ किसी नेटवर्क के ऊपर। तो इसका अपना एक अलग से क्या होगा, एक IP एड्रेस होगा। ठीक है, इसका अपना क्या होगा, एक IP एड्रेस होगा।
ठीक है, इसका अपना आईपी एड्रेस होगा। अभी हम मान लेते हैं कि ये कंप्यूटर ये है, अभी ये कंप्यूटर भी नेटवर्क के साथ क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसको भी एक अब अलग से क्या मिला होगा, अपना एक आईपी एड्रेस मिला होगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उनको क्या मिलता है, एक आईपी एड्रेस मिलता है। ओके। और जो मैक एड्रेस था, वो मैक एड्रेस कंपनी के द्वारा ही फिटेड था। उसको आप ऐसा नहीं बोलोगे कि जैसे आप, अगर आपको इस चीज को ऐसे समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं। इसको थोड़ा मैं ऐसे ब्रीफ कर देता हूँ कि जो आपका मैक एड्रेस होता है, एक मैक एड्रेस आता है, आपका आएगा हमारे पास आईपी एड्रेस। तो मैक एड्रेस क्या होता है, ये क्या होता है बेसिकली, ये कंपनी ने ही पहले से बनाया होता है। ठीक है, कंपनी के द्वारा ही क्या होता है, मैक एड्रेस प्रोवाइड होता है। तो जो आईपी एड्रेस होता है, ये कौन देता है आपको, ये आपके पास जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो आपको क्या देते हैं, आईपी एड्रेस देते हैं। मतलब ऐसे सपोज कर लेते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हो, मोबाइल फोन अपना यूज कर रहे हो, और आपको यहाँ पे एक आइकन दिखता है किस चीज का, इंटरनेट को ऑन या ऑफ करने का। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ना कि हम अपने इंटरनेट अभी ऑन कर रहे हैं, या हम इंटरनेट को हम क्या कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। जैसे आप इंटरनेट को ऑन या ऑफ करते हो, उस टाइम पे क्या होता है, आपको एक एड्रेस दिया जाता है। एड्रेस किस चीज के लिए दिया जाता है, ताकि आप क्या कर पाओ, नेटवर्क में, नेटवर्क में क्या कर पाओ, कम्युनिकेट कर पाओ, कम्युनिकेट कर पाओ। ठीक है, तो नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए आपको क्या दिया जाता है, एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। और आईपी एड्रेस किस टाइप का होता है, बेसिकली ये आपके पास टेम्परेरी एड्रेस होता है। ठीक है, टेम्परेरी एड्रेस होता है। वहीं जो हमारा मैक एड्रेस था, ये क्या था, ये हमारे पास क्या था, ये हमारा परमानेंट एड्रेस था। ठीक है, मान लेते हैं कि जब कंपनी ने इसको एक बार बना दिया, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। पर आईपी एड्रेस क्या होता है, टेम्परेरी एड्रेस होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने सपोज कर लेते हैं फर्स्ट टाइम अपना इंटरनेट आपने ऑन कर दिया। ठीक है, सपोज कर लेते हैं आपने क्या किया, अभी अपना इंटरनेट कर दिया ऑन, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ एन करके, कि आपने क्या कर दिया, अपना इंटरनेट आपने ऑन कर दिया, सपोज कर लिया। जैसे आपने अपना इंटरनेट ऑन किया, इस टाइम पे सबसे पहले काम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मेरी जियो की सिम है, सपोज कर लेते हैं, तो जैसे ही मैंने अपना इंटरनेट ऑन किया, तो उसकी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, मेरे मोबाइल में एक एक तरीके से अंटीना लगा होता है, मेरे मोबाइल से एक सिग्नल जाता है, एक रेडियो वेव जाती है टावर के पास, जियो के टावर के पास। तो जियो का टावर मुझे क्या देता है, मुझे सबसे पहले एक आईपी प्रोवाइड करता है, जिस किसकी हेल्प से, डीएचसीपी की हेल्प से, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लो कि टावर के पास जैसे जैसे मैं नेट ऑन करता हूँ, तो टावर के पास मेरी रिक्वेस्ट जाती है। तो जो मेरा जियो है, जो बेसिकली क्या है, मेरा सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि वो मुझे सर्विसेज दे रहा है इंटरनेट को यूज करने के लिए, तो जियो मुझे क्या देता है, एक टेम्परेरी एड्रेस देता है। एक मुझे क्या देता है, टेम्परेरी एड्रेस। ताकि, क्योंकि टेम्परेरी एड्रेस क्यों चाहिए होता है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़, मुझे इंटरनेट के ऊपर सर्च करनी है, चाहे मुझे कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए या फिर मुझे कोई चीज़ सर्फ करने के लिए मुझे अपना एक एड्रेस चाहिए होता है, टेम्परेरी। तो वो टेम्परेरी एड्रेस क्या होता है, मेरे पास आईपी एड्रेस। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो आईपी एड्रेस हमें कौन देता है, हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सपोज कर लेते हैं किसी की जियो की सिम है, तो जैसे जियो का अपना वो अपना नेट ऑन करेगा, उसको एक एड्रेस असाइन होगा, क्योंकि जैसे कोई पर्सन कोई सिस्टम को यूज कर रहा है, उसके पास अपना मशीन एड्रेस तो होगा ही, जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। पर अगर वो अब इंटरनेट भी यूज कर रहा है साथ में, तो इंटरनेट किस चीज के लिए यूज कर रहा है, दूसरे कंप्यूटर के साथ उसको बात करनी है या फिर कुछ करना है, तो उसके लिए उसको क्या होता है, एक अलग से एड्रेस असाइन होता है, जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको इस चीज़ को समझना है कि एक परमानेंट होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, और दूसरा क्या होता है, टेम्परेरी। जैसे आप इंटरनेट ऑन करोगे तब आपको मिल जाएगा, जैसे आप क्या करोगे, इंटरनेट अपना ऑफ कर दोगे, इंटरनेट जैसे आपने ऑफ कर दिया, तो जो आपको आईपी एड्रेस पहले मिला था, वो आपसे क्या हो जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। इस चीज़ को आप ऐसे समझ लेते हैं कि कोई एक मोबाइल था, इसने अपना इंटरनेट ऑन किया, तो इसको एक नंबर मिल गया, सपोज कर लेते हैं 172.16.12.10। ठीक है, इसने अपना इंटरनेट यूज किया, आराम से वो अपना इंटरनेट चलाता रहा। फिर उसने क्या कर दिया, अपना इंटरनेट को बंद कर दिया, ऑफ कर दिया। तो जैसे इसने इंटरनेट को ऑफ कर दिया, तो जो नंबर उसको टेम्परेरी ये मिला था, मान लेते हैं एक पर्सन ए था, जब वो इंटरनेट यूज कर रहा था, तो उसको आईपी एड्रेस ये मिल गया उसका। जैसे उसने अपना इंटरनेट बंद कर दिया, तो उसका जो आईपी एड्रेस मिला था, वो उसे क्या हुआ, वापस ले लिया गया, छीन लिया गया।
और वही दूसरा पर्सन आ गया बी उसकी जगह पे, बी ने क्या किया, जैसे अपना सिस्टम ऑन किया, अच्छा उसने देखा ये वाला आईपी एड्रेस फ्री है, तो ये वाला आईपी एड्रेस क्या किया, इन जियो ने, मतलब जो दूसरा पर्सन बी था उसको ये आईपी एड्रेस दे दिया। ठीक है, तो इससे होगा क्या, नेक्स्ट टाइम दोबारा से अगर फिर ए ने अपना कंप्यूटर अपना या फिर अपना मोबाइल पे नेटवर्क अपना ऑन किया, तो इस टाइम पे उसको एक अलग से नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसको कौन सा मिल जाएगा, मान लेते हैं सपोज कर लेते हैं 172.16.10.2 ऐसे करके मिल गया। तो मतलब क्या होगा, टेम्परेरी एड्रेस होगा, ये कभी भी चेंज हो सकता है, पर जो उसके मैन्युफैक्चरिंग के दौरान पे कुछ एड्रेस दिया गया होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे करके वर्क करती हैं, इसको आपको समझना होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं कॉम्प्लेक्स लगती हैं कई बार कैंडिडेट्स को, पर कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, बस एक क्या होता है परमानेंट एड्रेस, दूसरा क्या होता है आपके पास टेम्परेरी एड्रेस। टेम्परेरी एड्रेस क्या होता है, जो चेंज होता रहता है ना, जैसे मान लेते हैं आज आप अपने घर पे हो तो मतलब आप अभी परमानेंट एड्रेस पे हो, कल को आप कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हो, है ना, तो वो आपका क्या बन जाता है, टेम्परेरी एड्रेस। कि आपको कोई सामान मंगाते हो तो आपको उसी एड्रेस पे चाहिए होता है ना, ऐसे तो नहीं बोलते हो कि मुझे घर पे भेज दो मेरे, तो आप ऐसे बोलते हो कि जो मेरा टेम्परेरी एड्रेस है आप मुझे वहाँ पे वो सामान है उसको डिलीवर कर दो। ओके, और टेम्परेरी एड्रेस तो चेंज होता रहता है, मान लेते हैं कल को कोई बच्चा भी हिमाचल में पढ़ रहा है या फिर कल को कोई बच्चा हमारा हरियाणा में पढ़ रहा है, कल को उसके बाद वो दिल्ली चला गया, तो और वो बच्चा एक्चुअल में बिलोंग करता था, मान लेते हैं कि वो पंजाब से बिलोंग करता था, तो कभी वो हिमाचल में गया, कभी वो हरियाणा में, या कभी वो दिल्ली में गया, एक्चुअल में जब रह रहा था, जब जहाँ वो पैदा हुआ वो कौन था उसका, पंजाब था, वो तो कभी चेंज नहीं होगा। पर वो बच्चा कहाँ चला गया, हरियाणा में पढ़ना चला गया, वो बच्चा कहाँ चला गया, हिमाचल में पढ़ना चला गया, और वो बच्चा कहाँ चला गया बाद में, दिल्ली में जॉब करने चला गया। तो देखो उसका परमानेंट एड्रेस तो वही रहा, पर जैसे जैसे उस मतलब उसने अलग अलग क्या वो अलग अलग उसको क्या हो गया, उसके एड्रेसेस चेंज हो गए। तो ये बाकी सारे एड्रेस क्या हैं उसके, टेम्परेरी एड्रेस, या फिर इसको हम कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस बोलते हैं, और ये क्या होते हैं बेसिकली टेम्परेरी एड्रेस। तो जो हमारा इंटरनेट होता है इसके केस में भी ऐसा ही होता है कि अगर आपको टेम्परेरी इंटरनेट को यूज़ करना है तो उसके लिए आपको क्या एक एड्रेस दिया जाता है, और वो एड्रेस कौन देता है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, चाहे जियो है, चाहे एयरटेल है, चाहे वो आपका बीएसएनएल है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी थी कि आईपी एड्रेस क्या होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होते हैं, यूनिक एड्रेस होते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी नोड को एक नेटवर्क के ऊपर। और आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, ये असाइन होते हैं हर एक नोड को, मतलब नोड क्या होता है, कंप्यूटर जो भी किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, जो क्या करता है, यूज करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, आईपी के प्रोटोकॉल होते हैं उनको यूज करता है ताकि वो बेसिकली इंटरनेट को यूज कर पाए। तो ये सारी चीजें चलती हैं जब आप आईपी और इसकी बात करते हैं। फिर जैसे यहाँ पे एक थिंक कैन रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे बड़ा अच्छा दे रखा है, डू मोबाइल फोन हैव अ मैक एड्रेस, की जो आपके मोबाइल फोन होते हैं उनमें मैक एड्रेस होता है, तो इसका आपने, और सेकंड लिखा है इज इट अ डिफरेंट फ्रॉम आईईएमआई ऑफ अ मोबाइल फोन। ठीक है, अब देखो मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस जो भी आपके एनआईसी होते हैं इनको दिया जाता है मैक एड्रेस, बस आपने एक चीज याद रखनी है। और एनआईसी कौन यूज करता है, बेसिकली जो आपके नेटवर्क के डिवाइसेस होते हैं, नेटवर्क के जो भी डिवाइसेस होते हैं वो यूज़ करते हैं आपके एनआईसी कार्ड, या फिर जो आपके, मैंने एग्जांपल बताई दिया कंप्यूटर में, जैसे मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में आपको एनआईसी कार्ड दिखाया था, जिसने नहीं देखा वो लास्ट टू लास्ट लेक्चर देख ले, वहाँ पे मैंने एनआईसी कार्ड के बारे में बताया था, और वहाँ पे डायग्राम भी दे रखी थी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपका कैसा दिखता है। तो बस वही है कि जो आपके एनआईसी होते हैं उनमें होता है हमारा मैक एड्रेस। ओके, और जो हमारे आईईएमआई है, IMEI नंबर होते हैं बेसिकली, ये किस में दिए जाते हैं, जो हमारे सेल फोन्स होते हैं, सेल फोन्स, या फिर इनको हम आप क्या बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में आप इसको बोलते हैं मोबाइल फोन, कि सर जो हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं उनका अपना एक यूनिक नंबर होता है। जैसे मैंने बताया ना कि मैक एड्रेस क्या होता है, किसी नेटवर्क डिवाइस का या फिर जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं उनका यूनिक एड्रेस होता है, क्या होता है वो मैक एड्रेस। वैसे ही हमारे मोबाइल फोन्स का एक यूनिक नंबर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, IMEI नंबर। ठीक है, ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है कि आपको पता होना चाहिए कि IMEI नंबर क्या होता है, और आपका जो है मैक एड्रेस या फिर जो जिसको हम बोलते हैं NIC कार्ड, ये क्या होता है, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि जो एक तो ये चीज़ है, अगर आपको नोट करनी होगी तो नोट कर लेना, कि जो आपका मैक एड्रेस होता है वो तो मैंने बता दिया, वो क्या होता है 12 डिजिट्स का होता है, 12 हेक्साडेसिमल करेक्टर यूज करता है। पर वो जो आपका IMEI नंबर होता है, एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है, तो आपके पास 15 डिजिट्स का होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, बस इसको आप ऐसे नोट कर लो।
केवल ऐसी जनरल चीज़ें ही एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो इसको आप नोट कर लेना। और ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है इसके रिगार्डिंग। फिर जहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, द इनिशियल आईपी एड्रेस इज कॉल्ड द वर्जन IPv4। ठीक है, जो हमारे पास सबसे स्टार्टिंग आईपी एड्रेसेस हमें स्टार्ट हुए थे उसको हम क्या बोलते हैं, उसका वर्जन कौन था हमारे पास, फोर्थ वर्जन था, जिसको हम बोलते हैं IPv4। ये कितने बिट का होता था हमारे पास, 32 बिट का न्यूमेरिकल वैल्यू था। अब ये कैसे आया, ये मैंने आपको इससे लास्ट में बताया था कि जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कितने बिट्स होते हैं, मतलब हमारे पास एक बाइट कितने बिट से बनता है, 1 बाइट में हमारे पास कितने होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि वर्जन 4 का मतलब क्या है कि आपके पास आपको क्या करना है, 4 × 8, तो कितने आते हैं आपके पास, 32 बिट। कि जो आपके पास 32 बिट की क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जब भी आपको IPv4 का कोई एड्रेस असाइन करना होता है। ठीक है, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास यहाँ पे बेसिक बेसिक चीज़ें आपने वही चीज़ें समझनी है कि कैसे वो वर्क करती हैं। फिर जैसे यहाँ पे दे रखा है कि जो हर एक नंबर होता है वो क्या होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है, और ये क्या होता है, 8 बिट बाइनरी होता है, और जिसका बेस कितना होता है 2, जो मैंने अभी आपको वैसे समझा ही दिया। और इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 0 से लेके 255। तो जो आपके आईपी एड्रेसेस होते हैं वो आपकी कुछ इस टाइप के दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपने इंपॉर्टेंट नोट लिखना है अपने कॉपी पे, कि एक तो IPv4 होता है, दूसरा आपके पास क्या होता है, IPv6 होता है। और IPv6 में कितने होते हैं, बेसिकली ये होते हैं आपके पास, बेस 16 चलता है, और इसमें कितने होते हैं, 8 ग्रुप्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, और उनको सेपरेटेड किया जाता है कॉलम्स के द्वारा। और ये चीज़ एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि जब आपके पास एक तरीके से आईपी वर्जन के या फिर IPv6 है, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को अगर आपको जो 8 ग्रुप्स में अगर आपको डिवाइड करते हो, तो आप किस सिंबल का यूज करते हो, तो आप कॉलन का यूज करते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। तो ये था हमारे पास बेसिकली जो हमारा मैक और आईपी एड्रेस था, जो आपकी यहाँ पे दे रखा था एनसीईआरटी में, जो बेसिक्स में। तो इनको आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। और ये होते हैं कॉलन के सिंबल, है ना, ये कॉलन के सिंबल पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास इंटरनेट, वेब एंड इंटरनेट ऑफ थिंग। जब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपने यहाँ पे देख लेनी है कि क्या क्या चीज़ें डील होती है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये दे रखा है कि जो हमारा इंटरनेट होता है वो क्या होता है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर, टैबलेट, मोबाइल फोन, और या अदर हैंड हेल्ड डिवाइसेस। इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं, प्रिंटर आता है, स्कैनर आता है, रूटर आते हैं, स्विच आते हैं, गेटवे आते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिकली इन सभी को अगर हम एक तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँ या फिर एक तरीके से कलेक्टिवली यूज कर पाएँ, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, केवल ये चीज़ भी लिखी जाती है कि लार्ज कम्युनिकेशन ऑफ ए नेटवर्क, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। फिर इसका जो नेक्स्ट है कि जो एक्स्ट्रा मोर ओवर स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लाइक टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, फैन, लाइट कैन आल्सो कम्युनिकेट थ्रू अ नेटवर्क। ठीक है, जैसे आजकल हम देखते हैं ना, स्मार्ट जो चल पड़े हैं, स्मार्ट टीवी हो गया, स्मार्ट AC होगा, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, फैन हो गया, आजकल स्मार्ट हो गए हैं। ठीक है, इनको भी हम नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके यूज कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कुछ नहीं है, बेसिकली आपके जितने भी घर में आपके डिवाइसेस हैं, आप उसको क्या करते हो, इंटरनेट के साथ अटैच करते हो, और उनको आप अपने मोबाइल फोन से या फिर किसी भी इक्विपमेंट से क्या करते हो, उसको घर बैठे ही ऑपरेट कर लेते हो। उसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग। ठीक है, इससे क्या होता है, बेसिकली जितने भी आपके पास होम अप्लायंसेज हैं वो क्या हो जाते हैं, एक तरीके से स्मार्ट बिहेव करते हैं। ओके, हाँ, फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जो इंटरनेट क्या होता है, वो इन्वॉल्व होता है एवरी डे। इज इट डिफिकल्ट टू विजुअलाइज एंड डिस्क्राइब ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ ए नेटवर्क। कंप्यूटर आर आइदर कनेक्टेड टू अ मॉडर्न थ्रू अ केबल और वायरलेसली। ये वही चीज़ मैंने आपको पहले बता समझा दी है कि चाहे वो वायर्ड है चाहे वो वायरलेस है। और जो मॉडेम है वो वायर या फिर वायरलेस दोनों हो सकते हैं, कनेक्टेड टू अ लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये वही चीज़ है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है आपके, चाहे जियो, एयरटेल या फिर BSNL जो आजकल पॉपुलर है। हु देन कनेक्ट अ नेशनल नेटवर्क। ठीक है, मतलब बेसिकली होता है क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई एक पर्सन ए है, ठीक है, वो पर्सन ए किसके साथ कनेक्टेड होगा, अपने ISP के साथ। ISP कौन हो गया, जियो हो गया, सपोज कर लेते हैं एयरटेल हो गया, या फिर BSNL हो गया।
इनके साथ कनेक्ट होगा। आईएसपी फर्दर किसके साथ कनेक्ट होगा आपके हमारे नेशनल नेटवर्क के साथ, ठीक है। और नेशनल नेटवर्क फिर आगे जाके किसके साथ कनेक्टेड होगा, ग्लोबल नेटवर्क के साथ, ठीक है। ऐसे करके पूरा का पूरा जो है वो वर्क करता है कि जो पर्सन ए है वो उसकी रेंज इतनी ही होती है आईएसपी के साथ, आईएसपी की रेंज कितनी होती है नेटवर्क पूरे नेशनल नेटवर्क के साथ, और नेशनल नेटवर्क के स्कोप कहाँ तक होता है पूरे के पूरे ग्लोबल नेटवर्क के साथ। तो ऐसे करके जो हमारा पूरा का एक फ्रेमवर्क है वो तैयार होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब, एक तो फुल फॉर्म पूछी जाती है इसकी, इसको हम शॉर्ट में WWD बोलते हैं। ये क्या होता है बेसिकली, इसमें ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ट्रिलियंस ऑफ क्या है बेसिकली इंटरलिंक्ड है वेब पेजेस या फिर वेब रिसोर्सेज, जो बेसिकली किसी ना किसी सर्वर के या फिर किसी ना किसी कंप्यूटर के अंदर स्टोर है। और अगर हमें उन रिसोर्सेज को एक्सेस करना है वेब की हेल्प से, तो अब हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लेते हैं कि ये एक बड़ा सा कंप्यूटर आ गया, इसके अंदर बड़ी सारी मूवीज पड़ी हैं, सपोज कर लेते हैं बड़ी सारी मूवी पड़ी है, मूवी 1, मूवी 2, मूवी 3, मूवी 4, मूवी 5, मूवी 6, ठीक है। और दूसरी जगह पे क्या कंडीशन आ गई कि यहाँ पे बड़े सारे कंप्यूटर्स हैं, सपोज कर लेते हैं कंप्यूटर है, मोबाइल डिवाइसेस हैं, बड़े सारे कंप्यूटर हैं, ठीक है। अब क्या है, मान लेते हैं कि जो ये वाला मेरा सर्वर है, इस सर्वर का नाम है, सपोज कर लेते हैं movies.com, ठीक है। ऐसे सपोज कर लेते हैं movies.com क्या है, इस सर्वर का नाम है। तो होता क्या है, जैसे मुझे मान लेते हैं कि वो एक पर्सन आ गया, ठीक है, मान लेते हैं ये पर्सन आ गया, ये पर्सन बोलता है कि इसको मूवी चाहिए, इसको मूवी नंबर 4 डाउनलोड करनी है, उस मूवी का नाम कुछ भी हो सकता है XYZ, वो आप सपोज कर लेना। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कहाँ जाएगा, अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा किसके पास, movies.com के पास, ठीक है। movies.com के पास भेजेगा और भेजेगा कि मुझे चौथे नंबर वाली मूवी चाहिए। तो जैसे इसकी मूवी इसको मिल जाएगी, वो क्या कर देगा, इसको डाउनलोड कर देगा। तो देखो हो क्या रहा है बेसिकली, ये सबसे पहले क्या कर रहा है पर्सन, जो इतने सारे कंप्यूटर डिवाइसेस में से या फिर इतने सारे डिवाइसेस में से क्या कर रहा था, अपनी रिक्वेस्ट भेज रहा था सर्वर्स के पास। मतलब रिक्वेस्ट क्या है बेसिकली, इसको ये रिसोर्स चाहिए, ठीक है। मतलब बेसिकली ये इसके लिए क्या है, एक रिसोर्स है कि इसको डाउनलोड करना है और अपने मोबाइल में अच्छे से इसको देखना है, व्यू करना है। तो उस व्यू करने के लिए इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रही यहाँ पे इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रही कि जब भी इसको रिक्वेस्ट भेजनी है तो इसको क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। और जब इसको रिक्वेस्ट का वापस रिस्पॉन्स आएगा तब भी इसको क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। तो बस वही चीज यहाँ पे लिखी गई थी कि बेसिकली क्या होता है कि द रिसोर्सेज ऑन द वेब, कि ये हमारे पास मान लेते हैं ये पूरा का पूरा वेब के अंदर था। तो वेब के अंदर एक रिसोर्स पड़ा है, रिसोर्स नंबर क्या है, वो 4 है। The resources on the web can be shared or accessed through a internet। अब देखो ये जो movies.com है, इसने इसको शेयर किया है ना, शेयर किया है कि आप 4 नंबर की मूवी डाउनलोड कर सकते हो जब आप मेरी साइट के ऊपर आते हो, जब मेरी आप वेबसाइट के ऊपर आते हो, तो जैसे आपको 4 नंबर की मूवी मिलती है उसको आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हो। पर उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, थ्रू द इंटरनेट, कि अगर आपके पास इंटरनेट होगा तभी आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। ओके, तो ऐसे करके जो आपके वर्ल्ड वाइड वेब है वो काम करता है। होता कुछ नहीं है, वेब के अंदर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, पर उसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि इंटरनेट तो एक्चुअल में फ्री होना चाहिए, इंटरनेट तो फ्री है हमारा, पर उसको हमें यूज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, इंटरनेट की। और इंटरनेट हमें कौन देता है, हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके वो क्या लेते हैं, आपसे फीस लेते हैं, चार्जेस लेते हैं। जैसे आप रिचार्ज करवाते हो ना, तो रिचार्ज किस चीज का है, रिचार्ज आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेने का रिचार्ज नहीं है या फिर डाउनलोड करने का रिचार्ज नहीं है। रिचार्ज वो लेता है ताकि आप क्या कर पाओ, उस रिसोर्स पे जा पाओ और उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर पाओ। बस उसको यूज़ करने के लिए, उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। जिससे क्या करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज क्या हैं, अपने बेसिकली अपना क्या करती हैं, फ़ायदा करती हैं लास्ट में, है ना। फिर वही चीज यहाँ पे दे रखी है, अर्लियर टू एक्सेस द फाइल्स रिसाइडिंग इन अ डिफरेंट कंप्यूटर वन हैड टू लॉग इन इंडिविजुअली टू ईच द कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट, है ना। वही चीज मैंने आपको समझाई यहाँ पे कि एक पर्सन है, मल्टीपल पर्सन है, वो क्योंकि ये रियल लाइफ में आप यूज करते हो चीजें, तो आप इस चीज को इजीली रिलेट कर पाते हो। जैसे आप कोई चीज डाउनलोड करते हो, कुछ करते हो, तो उसमें होता है कि आपका इंटरनेट कंज्यूम होता है ना। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। अब जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रिलेटेड है, वो है हमारे पास टिम बर्न्स ली। ये हमारे पास क्या आते हैं, ब्रिटिश
कि कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड वाइड वेब को एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। और कब किया था, 1990s में। और ये बात जो हमारे पास, अगर आप हायर लेवल में पढ़ते हो तो वहां पे दिया होता है 1989। और ये चीज पूछी जाती है कि जो आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब थी, ये वो कौन सी जनरेशन को बिलोंग करती है। तो ये आपके पास एक जनरेशन आती है कंप्यूटर की, जनरेशन 5। ये चीज आप नोट करें ना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं ये। और अगर वैसे 1990 दिया होगा तो आपने इसको 1990 टिक कर देना है। ये आपके वर्ल्ड वाइड वेब था, ये कब आया था, 1990 में आया था। और किसने बनाया था, किसके द्वारा ये बनाया गया था, टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीजें हैं कि जब भी आप एक वेब पेज क्रिएट करते हो, ठीक है, जब भी आप वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हो तो उसमें उसकी अपने कुछ बेसिक फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज यूज की गई हैं, जिसकी हेल्प से हमने क्या बनाया था, वेब बनाया था। तो वो टेक्नोलॉजीज क्या थी, तो सबसे पहले आता है आपके पास HTML। HTML कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज है। ठीक है, HTML कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज है कि किस भाषा में आप उसको रिक्वेस्ट भेजोगे और किस भाषा में आपको रिस्पॉन्स बैक आएगा। जैसे सपोज कर लेते हैं, आपने कोई वही रिसोर्स वाला एग्जांपल था, जैसे आप अपने कंप्यूटर से रिक्वेस्ट भेज रहे हो सर्वर के ऊपर, सब तो सर्वर उसको समझेगा और उसको आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्स बैक करेगा। तो जो ये लैंग्वेज थी, या फिर जो आपके कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल स्क्रीन पे आपको कोई चीज़ दिखेगी, उसको दिखाने के लिए, समझाने के लिए एक लैंग्वेज बनी थी। उस लैंग्वेज का नाम था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और ये चीज़ काफी बार पूछी गई है, HTML किस टाइप की लैंग्वेज है, ये हमारी मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, क्योंकि ये टैग्स का यूज करती है, तभी इसको हमने क्या बोल दिया, मार्कअप लैंग्वेज। तो इट इज अ लैंग्वेज विच इज यूज टू डिजाइन स्टैंडर्डाइज वेब पेजेस सो दैट वेब कंटेंट कैन बी रीड एंड अंडरस्टूड फ्रॉम एनी कंप्यूटर। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी वेब पेज डिजाइन बाय यूजिंग HTML। तो बस यहाँ पर जो बेसिक चीज दे रखी थी कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है, HTML के द्वारा बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है URI, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। कि हमें अगर किसी चीज को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमें, हमारे पास क्या होता है, एक आइडेंटिफायर होता है। तो वही चीज जो मैंने आपको क्या समझाई थी, movies.com। तो movies.com क्या है, एक हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाई, कि मुझे कोई रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना है अपने काफी बड़े नेटवर्क, मतलब काफी मल्टीपल वेबसाइट्स को स्किप करके मुझे बेसिकली उस वेबसाइट के ऊपर जाना है, तो मुझे उसका क्या पता होना चाहिए, URL, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, वेब एड्रेस। तो बस वही चीज लिखी है। वो किसकी हेल्प से होता है, हमारे पास URI की हेल्प से होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कि रिसोर्स कहाँ मिलेगा मुझे, movies.com के ऊपर मिलेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये क्या होता है, बेसिकली यूनिक एड्रेस होता है या फिर रास्ता होता है, जहाँ जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने रिसोर्स को देखते हैं और उसको डाउनलोड कर पाते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। और इसको दूसरा नाम क्या होता है इसका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, कई जगह URL भी लिखा होता है, और इसी को हम क्या होता है, URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, मतलब लोकेट करना या फिर आइडेंटिफाई करना। बस इस चीज में आपने ध्यान रखना है इसको। वो एग्जांपल दे रखे हैं, HTTPS वर्ल्ड वाइड, मतलब www.MHRD, ये गवर्नमेंट की साइट का एड्रेस दे रखा है। वैसे ही दूसरा हमारा NCERT का दे रखा है, एयर इंडिया का दे रखा है। तो एग्जांपल है सारे के सारे। और इन्हीं को लास्ट में क्या बोला जाता है, वेब एड्रेसेस बोला जाता है। फिर जो हमारे वेब एड्रेसेस होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, कि इसमें क्या होता है, बेसिकली डोमेन्स होते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हाउएवर URL इज नॉट ओनली द डोमेन नेम, इट कंटेन्स द अदर इंफॉर्मेशन दैट कंप्लीट द वेब एड्रेस एज डिपिक्टेड बिलो। अब देखो इसमें होता है क्या है, जो आपका डोमेन नेम होता है वो क्या होता है, वो तो इतना होता है स्टार्टिंग का। और जो उसके आगे का जो रास्ता होता है वो क्या होता है, पर्टिकुलर आपको किस मूवी के ऊपर, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया था, हमारा एज एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा क्या था, movies.com। तो movies.com तो हमारा डोमेन नेम आ गया, पर मुझे कौन सी मूवी चाहिए थी, मूवी नंबर 4। तो ये मेरा पूरा का पूरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया पूरा का पूरा एक वेब एड्रेस। ठीक है, कि जो मुझे मेरी मूवी मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, movies.com के अंदर जाके एक मेरी चौथी नंबर की मूवी है, तो स्लैश मैंने कर दिया 4। तो ऐसे करके मुझे क्या है, मेरी मूवी मिल जाती है वहां पे। तो बस वही चीज यहाँ पे भी समझाई थी, कि क्या होता है, कि एक तो आपका डोमेन नेम होता है, पर उसके अंदर जहाँ पे आपकी जो आपको फाइल की जरूरत है, अगर आप वहां पे जाते हो तो वो आपको कैसे डिस्प्ले होता है। अब यहाँ पे जो सबसे स्टार्टिंग में एक पॉइंट दे रखा है, HTTP। HTTP क्या होता है, ये हमारे पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, वो किस फॉर्मेट में जा रही है, टेक्स्ट की फॉर्मेट में जा रही है। तो उसको भेजने के लिए एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं HTTP। ये क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ कुछ रूल्स होते हैं।
ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है, HTTP क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ रूल विच इज यूज टू रिट्रीव लिंक्ड वेब पेजेस अक्रॉस द वेब। ठीक है, वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाई थी कि मल्टीपल हमारी वेबसाइट्स होती हैं, पर उनमें से यूनिक जहाँ पे जो मैंने लिखा है मुझे बस उसी के ऊपर जाना है। तो उसी के ऊपर जाने के लिए मुझे कौन सा प्रोटोकॉल हेल्प करता है, HTTP हेल्प करता है। और उसके बाद एक और एग्जांपल पूछा, एक और चीज़ पूछी जाती है इसके रिगार्डिंग कि HTTPS क्या होता है। तो कुछ नहीं होता है, S स्टैंड फॉर सिक्योर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे S दिख रहा है ना लास्ट में, ये S किस चीज़ को बताता है कि वो जो आपका वेब पेज है जहाँ पे आप जा रहे हो वो क्या है, सिक्योर है। तो यहाँ तक चलो आज हम यहीं तक रखते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसके रिगार्डिंग। फिर कल हम देख लेते हैं डोमेन नेम सिस्टम, और इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स रहते हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज तक इन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको आप नोट कर लेना अपनी कॉपी पे। इसके अलावा कुछ डाउट या कुछ क्वेरी रहती है वो आपने मुझे पूछ लेना है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप वन टाइम समझ लेते हैं तो आपको चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको मतलब 110% है कि इससे बाहर कोई भी चीज़ है वो नहीं पूछी जाती हैं। Okay, students, thank you so much. Have a great day.